प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने के समारोह में शामिल होंगे। मोदी इस कार्यक्रम में नेताजी के नाम वाले द्वीप पर बनाए जाने वाले सुभाष चंद्र बोस को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के एक मॉडल का भी अनावरण करेंगे। पीएमओ ने कहा कि देश के वास्तविक जीवन के नायकों को उचित सम्मान देना हमेशा प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। बता दें कि 23 जनवरी का दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। इस दिन को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में आज संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अपने नेताओं को जानिए कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर से आए 80 युवा प्रतिभागी भी नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे। 80 प्रतिभागियों में से 31 प्रतिभागी नेताजी के योगदान पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नेताजी के जीवन से जुड़े प्रेरक आदर्शों और प्रसंगों का वर्णन करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आज वो कोलकाता के शहीद मीनार के सामने नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। आरएसएस के इस कार्यक्रम से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कोलकाता मैदान में नेताजी की मूर्ति के सामने कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। कोलकाता के साथ साथ राज्य के विभिन्न जिलों में टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी ने नेताजी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करने का ऐलान किया है। ऐसे में आरएसएस के कार्यक्रम से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। आज भारत जोड़ो यात्रा का 129वां दिन है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के विजयपुर से शुरू होगी और कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू पहुंचेगी। जम्मू के कुंजवानी चौक पर भव्य स्वागत के बाद जम्मू कठुआ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुख्य कार्यक्रम होगा। यहां राहुल गांधी जनता को संबोधित करेंगे। इसके बाद यात्रा सिद्धड़ा स्थित वन सुरक्षा बल मैदान पर रात्रि विश्राम करेगी। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा पर सियासत जारी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि यात्रा नहीं रुकेगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 57वें अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पुराने हो चुके अप्रचलित आपराधिक कानूनों को खत्म करने और राज्य में पुलिस संगठनों के लिए मानक तय करने की भी सिफारिश की। साथ ही पीएम मोदी ने सुझाव दिया कि पुलिस बलों को बायोमेट्रिक जैसी तकनीकी समाधानों का अधिक लाभ उठाना चाहिए। साथ ही पैदल गश्त जैसे पारंपरिक पुलिसिंग तंत्र को और मजबूत करने की भी जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि पुलिस बलों को उभरती प्रौद्योगिकी में अधिक संवेदनशील और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विज्ञान भवन में एक पुरस्कार समारोह में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। वहीं पीएम मोदी 24 जनवरी को पुरस्कार पाने वाले बच्चों से बातचीत करेंगे। ये बच्चे देश के सभी क्षेत्रों में नवाचार, सामाजिक सेवा, शैक्षिक, खेल, कला संस्कृति और वीरता श्रेणियों में अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिए चुने गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 6 कैटेगरीज में 11 बच्चों को दिया जाएगा, जिसमें 6 लड़के और 5 लड़कियां हैं। इन्हें सर्टिफिकेट के साथ साथ 1 लाख रुपए का कैश प्राइज भी दिया जाएगा। जम्मू के नरवाल में शनिवार को हुए 2 बम धमाकों में घायलों से मिलने और उनका हालचाल लेने के लिए रविवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह अस्पताल पहुंचे। इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने शहर के व्यस्त इलाके में 2 ब्लास्ट होने का मुद्दा उठाया और कहा, हमें भरोसा नहीं है कि ये धमाके भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए किए गए थे। इसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसियां ही दे सकती हैं। मैं आश्वस्त कर सकता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा को कोई नहीं रोक पाएगा। बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर आस्था और अंधविश्वास पर चढ़े विवाद में अब सियासी एंट्री भी हो गई है। मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने भोपाल में तमाम हिंदू संगठनों के साथ मिलकर धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का समर्थन किया। नारायण त्रिपाठी ने बागेश्वर धाम पर लगी सभी आरोपों को गलत ठहराते हुए नागपुर की संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव के खिलाफ भोपाल के हबीबगंज थाने में पुलिस को ज्ञापन दिया और केस दर्ज करने की मांग की। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि श्याम मानव के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री के बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस पर सवाल उठाए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर सवाल उठाते हुए उसे प्रतिबंधित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस के कुछ अंश हैं जिनमें वर्ग विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, उनको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। मौर्य के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उन्हें माफी मांगने की सलाह दी। वहीं हिंदू महासभा ने मौर्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय कुश्ती महासंघ और उसके अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। हुड्डा ने WFI के अध्यक्ष के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग को दोहराते हुए कहा कि WFI ने बेवजह इस मामले में दीपेंद्र हुड्डा का नाम घसीटने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में WFI प्रमुख के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया जाएगा। हुड्डा ने कहा कि खिलाड़ी हमारे देश का गौरव हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में रविवार शाम एक और आतंकी हमले की घटना सामने आई है, जहां श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश करते हुए उन पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। घटना रविवार रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने बताया कि आतंकियों ने श्रीनगर के सैदपुरा ईदगाह इलाके में पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम पर ग्रेनेड फेंका। अधिकारियों ने बताया कि ग्रेनेड का निशाना चूक गया, जिससे वो सड़क के किनारे फट गया। हालांकि इस हमले में एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। गणतंत्र दिवस से पहले लगातार GRP रेलवे के पास गंभीर कॉल आ रही हैं। शनिवार को मुंबई दिल्ली राजधानी तेजस एक्सप्रेस में बम की खबर से हड़कंप मच गया था। ऐसे में रविवार को एक बार फिर तकरीबन 12 बजे सियालदाह से दिल्ली आने वाली राजधानी एक्सप्रेस में बांग्लादेशी टेररिस्ट के बारे में कॉल हुई, जिसमें कहा गया कि 3 बांग्लादेशी संदिग्ध हैं और कोडवर्ड में बात कर रहे हैं। इसके बाद GRP पुलिस ने तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों बांग्लादेशियों को निजामुद्दीन के पास एक होटल से पकड़ लिया। इसके बाद स्पेशल सेल, IB, स्पेशल ब्रांच समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ दिया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में हिंसा के एक दिन बाद रविवार को TMC नेता के घर के पास देसी बम बरामद हुए हैं। कोलकाता में शनिवार को इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी ISF का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था और पुलिस के साथ हुई झड़प में कई पुलिसकर्मी और ISF के कार्यकर्ता घायल हुए थे। हिंसा के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अब TMC नेता अरबुल इस्लाम के घर के पास एक बोरे में पिस्तौल और देसी बम मिले। TMC नेता अरबुल इस्लाम ने इसे ISF की साजिश बताया है। मौसम विभाग ने कश्मीर के 8 और हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में अगले 24 घंटे में बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर की आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने कहा है कि राज्य के डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन, बांदीपोरा, कुपवाड़ा, बारामूला और गांदरबल जिलों में हिमस्खलन होने की संभावना है। अथॉरिटी ने लोगों को सावधानी बरतने और इन क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी है। SASC मनाली ने चेतावनी जारी करते हुए कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर जिले में ग्लेशियर व हिमखंड गिरने की आशंका जताई है और पर्यटकों को भी सावधान रहने की सलाह दी है। यूपी की योगी सरकार इस बार उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा को और भी कड़ाई के साथ लागू करने की तैयारी में है। अब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठा यूपी का कोई छात्र अगर नकल करता है तो उस पर NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, सामूहिक नकल करने की जानकारी मिलने पर फौरन ही परीक्षा को निरस्त करने के साथ ही परीक्षा केंद्र को भी डिबार कर दिया जाएगा। रविवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक विजय किरण आनंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये निर्देश जारी किए। आज भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी वागीर को शामिल किया जाएगा। इसे मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में स्वदेश में निर्मित किया गया है। कलवरी श्रेणी की 4 पनडुब्बियों को पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। बता दें कि भारत ने स्कॉर्पिन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों के लिए 2005 में फ्रांसीसी कंपनियों के साथ 23,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोजेक्ट 75 परियोजना के लिए डील साइन की थी। प्रोजेक्ट 75 की 4 पनडुब्बियों को पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। छठी और आखिरी पनडुब्बी इस साल के अंत तक कमीशन हो जाएगी। हरियाणा में गन्ने के दाम न बढ़ने से गुस्साए किसान आज बड़ा फैसला ले सकते हैं। गन्ने के दाम न बढ़ने से खफा किसानों ने आज कुरुक्षेत्र में प्रदेश स्तरीय मीटिंग कर सरकार को बड़ा फैसला लेने की चेतावनी दी है। कुरुक्षेत्र में सुबह 10 बजे होने वाली इस मीटिंग में प्रदेश भर के प्रत्येक शुगर मिल से एक डेलीगेशन हिस्सा लेगा, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी करेंगे। गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप और गन्ना संघर्ष समिति के आह्वान पर किसान प्रदेश भर के शुगर मिलों पर दिन रात धरना देकर आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की जयंती है। इस पर उद्धव ठाकरे और वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर एक साथ मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 1 बजे दादर स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर भवन में होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वंचित बहुजन अघाड़ी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना आने वाले BMC चुनाव के लिए एक साथ मैदान में उतरने की घोषणा कर सकती है। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे समूह आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी कर रही है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जहां 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र में राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से सत्र की कार्यवाही शुरू होगी।
वहीं राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-2023 की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और नीतिगत निर्णयों को बताया जाएगा। वहीं गहलोत सरकार का 5वां और आखिरी बजट 8 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत बजट में यूथ और महिलाओं पर फोकस करेंगे। बजट में सरकार की ओर से जनता के लिए कई लोक लुभावनी घोषणाएं भी की जा सकती हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर में प्रदेश कार्य समिति को संबोधित करेंगे। बीजेपी इस दौरान राजस्थान में चुनावी साल में गहलोत सरकार के खिलाफ चुनावी शंखनाद करेगी। राजस्थान में बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेलते हुए 8 नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये वो जिले हैं जो बीजेपी के लिए हमेशा अहम रहे हैं। जेपी नड्डा के आने से पहले ही राजस्थान के 8 जिलों के अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। बीजेपी की गुजरात कार्यकारिणी समिति की बैठक आज और कल सुरेंद्रनगर में होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारित प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और उन्हें मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा बैठक में भविष्य की रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी। शनिवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव में 182 सदस्यीय विधानसभा में रिकॉर्ड 156 सीटें जीतने के बाद पहली बार ये बैठक होने जा रही है। गुजरात के अलावा झारखंड, यूपी और ओडिशा में भी बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है। झारखंड के देवघर में आज और कल बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगठन मंत्री केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश के अन्य वरिष्ठ नेता सहित पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं यूपी और ओडिशा की कार्य समिति की बैठक रविवार को हुई, जबकि पंजाब की कार्यकारिणी की बैठक आज भी जारी रहेगी। बैठक में पंजाब के मुद्दों के अलावा गठबंधन की संभावनाओं पर भी चर्चा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में रविवार दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां अचलगंज क्षेत्र में एक तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घटना के बाद गुस्साए लोगों ने लखनऊ कानपुर हाईवे जाम कर दिया और जब मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया। बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर जाम खुलवाया। फिलहाल पुलिस ने हादसे में मारे गए लोगों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। गाजियाबाद में पशुओं के लिए काम करने वाली संस्था पीपुल फॉर एनिमल ने पुलिस की मदद से 5 प्रतिबंधित पक्षी बाज बरामद किए हैं। दरअसल बाज की खरीद फरोख्त पर रोक है, लेकिन जानकारी मिली कि दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में बैठा हुआ एक शख्स बाज की खरीद फरोख्त कर रहा है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया गया है। आपको बता दें, ये वही बाज है जो पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके में पाए जाते हैं। बाज के जरिए पाकिस्तान द्वारा संदिग्ध सामान भारत में भेजने की खबर भी सामने आ चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां ट्रैफिक नियमों को ताक में रखकर रील बनाने की घटना एक बार फिर से सामने आई है। दरअसल गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के एलिवेटेड रोड पर कार खड़ी करके एक युवती रील बनाती हुई नजर आई। वहीं लड़की की इस रील बनाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लड़की रोड पर रील बनाते हुए नजर आ रही है। इसके बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए युवती की कार का 17,000 रुपए का चालान काटा है। यूपी के बुलंदशहर से मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। पूरा मामला औरंगाबाद थाना क्षेत्र के शहीद गढ़ी का है, जहां बच्चों के बीच कुछ कहासुनी हो गई थी। बात बढ़ जाने पर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की महिला पर हमला बोल दिया। वह इस घटना में महिला बुरी तरह से घायल हो गई है। बता दें, इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्ष आपस में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले की शिकायत किसी ने भी नहीं की है। दिल्ली के मंगोलपुरी के बी ब्लॉक में सड़क धंसने से बड़ा सड़क हादसा हो गया है। वहीं ट्रक पलटने से उसमें 3 लोग दब गए, जिसमें से एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर है। आपको बता दें, मंगोलपुरी के बी ब्लॉक में एक ट्रक सड़क से गुजर रहा था, तभी अचानक सड़क धंसने से ट्रक उलट गया, जिसके बाद ये दुखद हादसा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए एक बार फिर से स्टंट करने का वीडियो सामने आया है। दरअसल गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के एलिवेटेड रोड पर एक लड़का अपनी बाइक से स्टंट कर रहा था। वहीं बाइक से स्टंट करने का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे ये लड़का कभी बाइक को एलिवेटेड रोड से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो कभी रोड पर घुमा रहा है। फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इस घटना की जांच में जुटी है। गणतंत्र दिवस पर अलर्ट यूपी पुलिस शहर में जगह जगह चेकिंग का अभियान चला रही है। वहीं चेकिंग के दौरान
नोएडा के 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि एक बदमाश कॉम्बी के दौरान गिरफ्तार किया गया, जहां पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूटे हुए मोबाइल फोन, तमंचा और कारतूस और बाइक बरामद की है। हालांकि घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें, थाना फेज 2 में पहला एनकाउंटर जबकि दूसरा एनकाउंटर नोएडा जोन के थाना 58 में हुआ। सीरिया के उत्तरी शहर एलेप्पो में 5 मंजिला एक इमारत के ढह जाने की घटना सामने आई है, जहां इस हादसे में एक बच्चे समेत कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, हादसा अमेरिका समर्थित कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के नियंत्रण वाले शेख मकसूद क्षेत्र में हुआ। वहीं हादसे के समय इमारत में 30 लोग मौजूद थे। हालांकि पानी के रिसाव के कारण इमारत की संरचना कमजोर हो गई थी। फिलहाल घटना के बाद मौके पर राहत और बचाव कर्मी मलबे में दबे लोगों को तलाश करते हुए नजर आए। एलेप्पो सीरिया का सबसे बड़ा शहर है और ये कभी सीरिया का वाणिज्यिक केंद्र था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक समारोह में अंधाधुंध गोलीबारी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि चीनी नए साल के अवसर पर आयोजित समारोह में हुई शूटिंग की इस घटना में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 16 लोगों को गोली लगी है। बता दें, घटना कैलिफोर्निया के मोटेरी पार्क में हुई, जहां चीनी चंद्र नववर्ष समारोह का आयोजन किया जा रहा था। उसी समय एक शख्स ने समारोह में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वहीं घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।